प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। आज हम आयुर्वेद के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। हमारे मन में शंका थी कि आयुर्वेद क्या है। इससे हमें भी और सबको भी लाभ हो, इसलिए हम उसके बारे में कुछ चर्चा आपसे करना चाहेंगे। आपसे जानना चाहते हैं आयुर्वेद क्या है। जरूर। आयुर्वेद ये वेदों का एक निचोड़ है। जो अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद, ये 4 वेद जो है, उस 4 वेदों में से ऋग्वेद और अथर्ववेद जो है उसका निचोड़ जो है, उसमें जो आयुर्वेद के बारे में, आयुष्य के बारे में, आयु के बारे में जो बातें कही गई है उसको संकलित किया है, उसको आयुर्वेद कहा गया है। यानी आयुर्वेद ये वेदों का एक अंग है। वेद यानी जीवन पद्धति, हम कैसे जिए इसको जीने की कला कहते हैं। इसका मतलब आयुर्वेद ये कोई पैथी नहीं है, जैसे एलोपैथी है या नेचुरोपैथी है या होम्योपैथी है। इसके लिए ये दवा, इसके लिए ये दवा, ये परहेज, ये आयुर्वेद में ऐसा लिखा नहीं है। ये पूरी जीवन की सिस्टम कैसी होनी चाहिए, आपका खाना कैसा हो, आपका रहना कैसा हो, आपके विचार कैसे हो, आपको जन्म कैसे मिला, आपकी मृत्यु कैसी होगी, इस सब का ब्यौरा जो है, आप अभी ऋतु कौन सा चल रहा है, ऋतु के बारे में सब कहा गया है। यानी पूरे जीवन के बारे में, जन्म से लेकर मृत्यु तक कैसे जिए, इस हर बात का नुस्खा या हर बात का पता या हर बात का ज्ञान इस शास्त्र में लिखा है। इसीलिए आयुर्वेद को शास्त्र कहा है। शास्त्र का मतलब ये है कि जिसमें डू एंड डोंट्स दोनों रहते हैं। ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। और आयुर्वेद सीखने के लिए आयुर्वेद के सिद्धांतों को समझना चाहिए। जैसे आयुर्वेद के सिद्धांत है, उन्हीं सिद्धांतों को आधारभूत रखकर हमें आयुर्वेद सीखना है। जैसे साइकिल चलानी है तो साइकिल के कुछ कायदे कानून रहते हैं। साइकिल का ब्रेक हाथ में रहता है, पाँव में नहीं रहता कभी। तो ब्रेक हाथ में है, ये ध्यान में रखकर साइकिल सीखने का प्रयास करना चाहिए। साइकिल कभी पेट्रोल डीजल पे नहीं चलती, उसको पैडलिंग करना पड़ता है। ये भी वो साइकिल चलाने का एक सिद्धांत हो गया। वैसे आयुर्वेद चलाने का भी एक सिद्धांत है। वो आयुर्वेद के सिद्धांतों को धारण करके ही आप आयुर्वेद सीख सकते हैं। क्या आयुर्वेद में कैलोरीज कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या प्रोटीन्स हमें आयुर्वेद में कैसे मिल सकते हैं, ये सरासर प्रश्न ही गलत रह सकता है। क्योंकि ये कैलोरीज, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब चीज़ें जो है वो आयुर्वेद में कहीं ही नहीं है। उन सिद्धांतों को सीखने के लिए एलोपैथी चाहिए या मॉडर्न मेडिसिन चाहिए या नया डाइटिशियंस का जो कोर्स है वो करना चाहिए। तो आपको समझ में आएगा कि ये डाइट चार्ट क्या है। वैसा आयुर्वेद में डाइट चार्ट है क्या? नहीं हो सकता। ये समझ में आया गुरुवर। अच्छा, और एक और शंका थी कि क्या ऐसा होता है कि हम सबकी प्रकृति अलग अलग होती है, तो उसके अनुसार हमें चिकित्सा भी अलग अलग करनी चाहिए? प्रश्न एकदम सरल है, लेकिन उसमें बहुत गहराई है। जैसे आजू बाजू में बहुत सारे पेड़ दिखते हैं, वो सब पेड़ एक ही मिट्टी से जन्मे हुए हैं, लेकिन उसका बीज अलग अलग है। उस पेड़ के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए वो पेड़ खुद ढूंढ लेता है और अपना परिपोषण कर लेता है। कुछ वृक्ष होते हैं, कुछ वल्ली होती है, कुछ छोटे छोटे पौधे होते हैं, कुछ बड़े लंबे वृक्ष होते हैं। ये सब वृक्ष कोई मीठे फल देने वाले होते हैं, कोई कड़वे फल देने वाले होते हैं, कई खट्टे खट्टे अनार जैसे हैं वो खट्टे रहते हैं। उन सब में जो बीज रहता है, वो बीज के अनुसार उस ज़मीन से उस पेड़ के लिए क्या चाहिए वो लिखता है। इसको बोलते हैं प्रकृति। प्रकृति में हर एक पौधा अलग अलग रहता है। उस पौधे के लिए कैसा हवामान चाहिए, ये कैसी ऋतु में कौन सी पेड़ लगाने चाहिए, ये तय हुआ है। जैसे चावल की खेती यदि करनी है तो बारिश के मौसम में उसको उगाया जा सकता है। ज़मीन उसकी जो है वो अनुप प्रदेश वाली ज़मीन होनी चाहिए, पानी जहाँ पे ज़्यादा हो वैसी ज़मीन होनी चाहिए। ये उसकी प्रकृति है। ये जैसी प्रकृति निसर्ग में दिखती है, ऐसी प्रकृति हमारे अंदर भी रहती है। उस प्रकृति को हम 6-7 हिस्सों में बांट सकते हैं। जैसे वात की प्रकृति है, पित्त की प्रकृति है, कफ की प्रकृति है,
वात और कफ की प्रकृति है, वात और पित्त की प्रकृति है, पित्त और कफ की प्रकृति है, और सान्निपातिक प्रकृति है, यानी पूरा मिलजोल वाली जो प्रकृति रहेगी। हर प्रकृति का मिजाज अलग रहेगा। वात प्रकृति वाले अलग कार्य करेंगे, पित्त प्रकृति वाले अलग कार्य करेंगे, सम्मिश्र प्रकृति वाले अलग कार्य करेंगे। उनके लिए उनकी मराठी में बोलते हैं आवड़ निवड़, उसकी रुचि अलग अलग, जिसको जैसा चाहिए वैसा वो लेगा। किसी को खट्टा अधिक खाने की आदत रहती है, किसी को चावल अच्छे लगते हैं, किसी को रोटी अच्छी लगती है। ये प्रकृति है, और वो प्रकृति देश हिसाब से, ऋतु हिसाब से, बल हिसाब से अलग अलग है। एक श्लोक मैं बताता हूँ जो बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है आगे की हमारी पूरी ये श्रृंखला, व्याख्यान श्रृंखला के लिए। दुष्य देशम बलम कालम वयम प्रकृति मनलहा सत्वम सात्म्यम तथा आहारम अवस्थाश्च पृथक विदहा। ये प्रकृति है। इसको प्रकृति कहते हैं क्या? नहीं, इसका प्रकृति से ताल्लुक़ रहता है। मेरा जन्म कहाँ पे हुआ है, जैसे आप हरियाणा से है, आप राजस्थान से है, मैं महाराष्ट्र से हूँ, कोई केरला से होगा, कोई आंध्र प्रदेश से होगा, कोई आसाम से होगा। तो भारत में इस जगह 4 जगहों में, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में जो प्रदेश है, हमारे राज्य है, उन राज्यों का एक खास करके एक प्राकृतिक संसाधन वहाँ के जो है उसको बोलते हैं देश विचार, प्रदेश विचार। वहाँ की रहन सहन, वहाँ की मिट्टी, वहाँ के पेड़ पौधे, वहाँ का तापमान, वहाँ की बारिश, वहाँ की ठंडी, ये जो है ये उस पर निर्भर करते हैं। आपने कहाँ जन्म लिया है, उस जन्म लेने का क्षेत्र जो है, इस पर भी प्रकृति अवलंबन रहती है। ये प्रकृति जो है, ये प्रकृति कभी बदल नहीं सकती। जो आपकी जन्म लेने वाली प्रकृति है, जो आपको माँ बाप से मिल गई है, वो प्रकृति आप बदल नहीं सकते। आपके माँ बाप कैसे हैं, आपके माँ बाप का नेचर, स्वभाव, उनका ये दुष्य देश बल काल कैसा था, उस समय जब आपका गर्भधारण हुआ था, उस समय की प्रकृति कौन सी थी, इस पर भी ये प्रकृति, ये हम आगे जाके सब बताने वाले हैं कि ये प्रकृति क्या है। धन्यवाद गुरुवर। नमस्कार।